हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा, गए भी होंगे बैंकों में जहाँ पे डिपॉजिट दिया जाता है, डिपॉजिट लिया जाता है। तो होता क्या है कि एक तो बैंक होता है जिसको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है, और एक होती है एनबीएफसी जिसको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, उनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिलता है। ये दोनों ही कंपनी अलग होती हैं। एनबीएफसी भी पैसा लोगों को उधार देती है, बैंक भी पैसा लोगों को उधार देता है। पर एनबीएफसी में डिपॉजिट लेने की क्षमता नहीं होती, मतलब वो किसी से डिपॉजिट नहीं ले सकता, अपने पास पैसे जमा नहीं करा सकता। जबकि बैंक में ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो लोगों का पैसा डिपॉजिट ले सकता है। तो आज जिस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम आपके सामने चल रहा है हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और ये भी एनबीएफसी ही है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी जो है 1986 से काम कर रही है, जिसका पहले नाम था मफतलाल फाइनेंस लिमिटेड, जो बेसिकली इसी के अंदर एनबीएफसी के अंदर काम करती थी। और उसके अलावा इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, लोन सिंडिकेशन और मर्चेंट बैंकिंग के अंदर काम करती थी। इसका 2008 में नाम इन्होंने बदल के हाइब्रिड फाइनेंशियल कर दिया है। अब क्या है, कंपनी ने अपना जो वाला काम था, ये लीजिंग वाला, परचेजिंग वाला, सिंडिकेशन वाला, वो अपना बंद कर दिया था। अब वो जो मेन काम कर रहे हैं, अब वो एक तो टेलीकॉम के अंदर और अदर सेक्टर के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसके अलावा जो मफतलाल है, मतलब जो पुरानी ही कंपनी थी, उसको उन्होंने एक और सब्सिडरी उनकी खड़ी कर दी, जिसका नाम है मफतलाल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जो कि एक्टिवली एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट या स्टॉक ब्रोकिंग, और मेंबर भी हैं बीएससी और एनएससी के। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी काम है उनका, जो शेयर वगैरह जमा कराए जाते हैं। और इनका भी नाम बाद में चेंज करके इन्होंने मैक्सिमस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कर दिया था। मोटा मोटा ये अभी भी थोड़ा बहुत एनबीएफसी का ही काम करते हैं, और उसके साथ ये स्टॉक ब्रोकिंग भी करते हैं, ये जो समझ में आ रही है कंपनी को देख के। अब होता क्या है कि जब कोई भी आदमी पैसे देता है, लेता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में कैश का काम बहुत बड़ा है। बैंकों में या बैंकों से लोगों को टोटल पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंकों के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, वो नहीं मिल पाती। वहाँ पे एनबीएफसी आ जाती हैं आगे, वो लोगों को काम देती हैं। और ये माइक्रो फाइनेंस होता है बेसिकली। एनबीएफसी जो होता है मोटे मोटे तौर पे माइक्रो फाइनेंस होता है। माइक्रो फाइनेंस वो होता है जो छोटे लोगों को पैसा दिया जाता है। मान लो 5,000 की पेमेंट, 10,000 की पेमेंट, 15,000 की पेमेंट, कोई सब्जी वाला आ गया, कोई दुकान वाला आ गया, मतलब इस तरीके का जो छोटा लोन होता है, तो उसके ऊपर ये लोग अपना इंटरेस्ट कमाते हैं। तो हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, 2008 से 1986 से काम कर रही है, 2008 में इसका नाम बदल दिया था। तो ये तो होगी थोड़ी सी सर्विस और इनकी कंपनी के बारे में डिटेल, की कंपनी क्या कर रही है। अब हम इसके थोड़ा सा इनके नंबर्स पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि करते क्या है। आपको नज़र रखनी है इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी क्या कर रही है। अब हम चलते हैं इसके नंबरों पे। तो आप देख सकते हैं 10 रुपये का भाव निकल के आ रहा है इस समय सामने, और 52 वीक हाई 28 रुपये का लगा हुआ, मतलब कह सकते हैं 50% के आसपास, 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पे इस समय खड़ा है ये। और 29 करोड़ का इसका मार्केट कैप नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात है ज़ीरो एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब वो एडवांस नहीं जो किसी ने दे रखे हैं, ये ज़ीरो एडवांसेस वो हैं जो इन्होंने किसी से लोन तो नहीं लिया हुआ। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कंपनी ने किसी का लोन लिया, वो कहीं से पैसे उठाए और आगे फिर ब्याज पे दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंपनी के अंदर। सब कुछ इनका पैसा इस कंपनी का अपना ही लगाया हुआ है, और 29 करोड़ के आसपास इनकी जो मार्केट कैप निकल के आ रही है। और जो पिछली बार इन लोगों ने नेट प्रॉफिट दिखाया, वो पूरा पूरा 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। उसके अंदर इन्होंने दिखाया कि हमारी सेल्स ग्रोथ जो है 46% के हिसाब से हुई है। अगर प्रॉफिट की बात कर दूँ तो 435 गुना इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है। अगर हम इसे 400 नहीं 100 गुना भी मान लें तो भी बहुत बड़ी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 40% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 22% के आसपास निकल के आ रहा है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके ग्राफ समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इनका सेल्स चार्ट है, मतलब इनकम की जो सिस्टम नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पहले 85 लाख थी, फिर 80 लाख हुई, फिर वापस 70-73 लाख हो गई, फिर 85 लाख हुआ, अब सीधा 1.25 करोड़ हो गया इनकम इनका। इसी के हिसाब से जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 55 लाख, 38 लाख, 34 लाख, 19 लाख, 19 लाख से सीधा ही 1 करोड़। तो
बहुत बड़ी जंप है ये अपने आप के अंदर। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े जंप के अंदर है। और ROA अगर हम देख लें, रिटर्न ऑन एसेट हम देख लें अगर, तो 6.5 या कह लो 7% के आसपास ही है। ऐसी कंपनियों में 5% से ऊपर का जो रिटर्न होता है वो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है अपने आप में। पैट मार्जिन आप देख लो, 80% का पैट मार्जिन है, तो ये काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। EPS ग्रोथ मतलब वही जो हमारा प्रॉफिट आया है 450% आया है, तो इसे अगर हम 100% मान लें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और आगे चलते हैं, तो इनकी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 64% मतलब कंपनी के पास अपने पास ही है, पब्लिक के पास सिर्फ 35% है। और उसके अंदर भी DI और म्यूचुअल फंड जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास लगभग 0.9 मतलब 1% के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये शंका कह लो या थोड़ा सा इस चीज़ को कह लो, ये नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा, कि DI और FI के पास बहुत ही कम है और पब्लिक के पास भी कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है बाज़ार में। प्रमोटर्स के पास ही लगभग 65-64% अपने पास इक्विटी है उनके पास। स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और थोड़ा सा लूज पॉइंट भी है, क्योंकि बाज़ार में उन लोगों ने ज़्यादा शेयर होल्डिंग छोड़ी नहीं है, तो आपको इस पर नज़र रखना है। और उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अगर मैं इनकी P&L देख लूँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था मार्च 18 में 85 लाख, फिर 80 लाख, 20 में 73 हुआ, फिर 21 में 85 हुआ, और मार्च 2022 में 1.25 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी जंप है अपना में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स देख लूँ तो 55 लाख, 38 लाख, 34 लाख, 19 लाख से सीधा ही 1 करोड़ हो गया, जो इन लोगों ने अपनी बार पोस्ट करा है। तो अगर हम सिर्फ इसी नंबर के बेस पे चलें तो काफ़ी बड़ी जंप है। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार एक साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट जंप मिल जाता है तो अगले साल नहीं मिलता। अब देखना होगा कि जो मार्च में रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं। अब अगर हम शेयर कैपिटल देख लें तो वो इंटैक्ट है, उसमें कोई हेरा फेरी या कोई छेड़खानी नहीं है। बोरिंग्स जो थी मतलब जो खास इनकी कुछ खास बोरिंग्स नहीं है, वो अपनी ही है। इनकी करंट लायबिलिटी जो वहीं खड़ी है, कोई मतलब कह सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कोई बहुत बड़ा हेर फेर या बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा एसेट साइड में ज़रूर इन लोगों ने पैसा बढ़ाया, अपना नेट ब्लॉक सोच खरीदा है, जो भी इन्होंने करा है, तो यही चीज़ है। अदर लोन मतलब ये एडवांसेस फुल एडवांसेस हैं जो दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब कुछ बैलेंस शीट में बहुत बड़ा खास नज़र नहीं है, ठीक ठाक है बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट है। बस मुद्दे की बात यह है कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो इनका अपना एक इनकम आ रही है, वो उस पर थोड़ी सी आपको नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट की तरफ। तो चार्ट में आप देखो मैंने डे फ्रेम लगा रखा है। डे फ्रेम में मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी 5 और 20 की EMI है। जो आपको पता है जो 5 की EMI होती है वो बिल्कुल प्राइस के साथ चलती है। तो यहाँ तक का हाई लगा हुआ है 28 रुपये तक का, जो कि 26 दिसंबर 2022 को लगा था। वहाँ से एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ और वो यहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर बनता है 19 रुपये के आसपास, 6 जनवरी को बनता है। और उसके बाद से ये शेयर नीचे ही नीचे ही नीचे है और यहाँ कहीं इसने सपोर्ट लिया 7 रुपये के आसपास, 6.5, 7, 7.25 के आसपास। तो यहाँ से अब वापस एक बुलिश क्रॉसओवर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये मेरे रडार पे है थोड़ा सा शेयर। तो अब ये वापसी की तरफ थोड़ा चल पड़ा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे मैंने डे फ्रेम लगाया है, आपने इसको 1 घंटे में लगा लेना है और इस पर नज़र रखनी है। हालांकि 1 घंटे में तो बेरिश क्रॉसओवर ये 7.55 पे ही दे गया था, और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसे ट्रैक करते रहना है कि भैया ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब प्रॉफिट या लॉस जो भी अब कंपनी पोस्ट करेगी उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि अब इसमें आगे क्या गेम होने वाला है। और अगर हम देख लें इसमें, मैं आपको 200 की EMI लगा के दिखा देता हूँ इसके अंदर।